स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल इन स्टार स्टडी। तो बच्चों, आज आप लोगों का वेक्टर्स का थर्ड लेक्चर है। आज के लेक्चर में आप लोग सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ओके, इसके पहले लेक्चर्स को अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए फिर आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय जियोमेट्रिकल मेथड। ठीक है, वेक्टर्स को दो मेथड से ऐड किया जा सकता है। फर्स्ट इज जियोमेट्रिकल मेथड एंड सेकंड इज एनालिटिकल मेथड। तो एनालिटिकल मेथड हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में पढ़ेंगे जियोमेट्रिकल मेथड। ठीक है, जियोमेट्रिकल मेथड से वेक्टर्स को कैसे ऐड किया जाता है। तो इसके 3 लॉज है बच्चों, जिनसे आपको जो है वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, फर्स्ट लॉ है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पहला लॉ है बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सेकंड है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एंड थर्ड लॉ है बच्चों पॉलीगन लॉ। थर्ड लॉ इज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो ये 3 लॉज है बच्चों जियोमेट्रिकल मेथड में। ये 3 लॉज हैं जिससे आपके वेक्टर्स को ऐड किया जाता है। फर्स्ट इज ट्रायंगल लॉ, सेकंड इज पैरेललोग्राम लॉ एंड थर्ड इज पॉलीगन लॉ। तो बच्चों, जो ट्रायंगल लॉ होता है और पैरेललोग्राम लॉ होता है, ये जो है दोनों लॉज यूज किए जाते हैं टू वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। फॉर एडिंग टू वेक्टर्स। ये दोनों जो है बच्चों लॉ आपके दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज किए जाते हैं। कौन से लॉ यूज किए जाते हैं? ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ फॉर एडिंग टू वेक्टर्स। ओके, एंड थर्ड इज है पॉलीगन लॉ व्हिच इज यूज्ड फॉर एडिंग more than two वेक्टर्स। ये बच्चों 2 से अधिक वेक्टर्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। कौन सा लॉ यूज किया जाता है? पॉलीगन लॉ यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो आप लोग जो है हेडिंग लगाएंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तब तक मैं इसको इरेज कर देती हूँ। अब बच्चों, आप लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का डिफिनीशन राइट कर लीजिए। इसकी डिफिनीशन क्या होती है देखिए, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स are represented by the two sides of triangle, taken in same order, then the resultant is given by closing side of triangle in opposite order. पहले आप लोग डेफिनेशन राइट कर लीजिए, उसके बाद फिर डेफिनेशन को समझते हैं कि ये डेफिनेशन है क्या। ठीक है, ये लॉ है क्या। ठीक है, आई होप आप लोगों ने राइट कर लिया होगा। देखिए, तो यहाँ पर क्या है डेफिनेशन, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। हमें जो है दो जो है नॉन जीरो वेक्टर्स जो है गिवन होगा। तो मान लीजिए सपोज हमें टू नॉन जीरो वेक्टर्स गिवन है। तो ये वेक्टर ए है हमें गिवन, और ये वेक्टर बी, ये 2 वेक्टर्स हमें गिवन है। ठीक है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं। ठीक है, इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड है, तो इसीलिए नॉन जीरो वेक्टर्स है। ठीक है, आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। ये दोनों वेक्टर्स क्या करें? ट्रायंगल के 2 साइड्स को रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों वेक्टर से हम लोग ट्रायंगल के 2 साइड को बना लेते हैं।
ये ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करें, ये दोनों वेक्टर टेकन इन सेम ऑर्डर, जो दोनों वेक्टर हो वो सेम ऑर्डर में हो, ठीक है। ये दोनों वेक्टर देखिए सेम ऑर्डर में, जैसे ऐसे गया सेम ऑर्डर में, ठीक है। अभी ऐसे आता तो ये क्या हो जाता है, ये भी सेम ऑर्डर में है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बना रही हूँ, उसको बनाना नहीं है, ठीक है। सेम ऑर्डर का मतलब ऐसे गया वेक्टर, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ये सब क्या है, ये सब सेम ऑर्डर है आपका, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल का क्लोजिंग साइड होगा इन अपोजिट ऑर्डर, वो किस ऑर्डर में लिया जाएगा, अपोजिट ऑर्डर में, ये अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। ये आपका वेक्टर भी है, जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में। देखिए ये हमारा सेम ऑर्डर था, ठीक है, ऐसे गया वेक्टर, फिर ऐसे गया वेक्टर, फिर ऐसे आता तो ये क्या होता, सेम ऑर्डर में था, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए अपोजिट ऑर्डर में ले लिया गया, ठीक है, इस ऑर्डर में। यहाँ पर डेफिनेशन यही तो कह रही है, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, दो नॉन जीरो वेक्टर्स जो है रिप्रेजेंट करें दो ट्रायंगल, टू नॉन जीरो वेक्टर्स क्या करें, दो साइड्स आपके ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करें, टेकन इन सेम ऑर्डर, जो कि आपके सेम ऑर्डर में लिए गए हो, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है, सेम ऑर्डर में लिया गया हो। देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय क्लोजिंग साइड, जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड से लिया जाएगा ऑफ ट्रायंगल, क्लोजिंग साइड होगा, ठीक है, जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड होगा ट्रायंगल का, टेकन ट्रायंगल इन अपोजिट ऑर्डर, किस ऑर्डर में हो जाएगा, अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पर देखिए ऐसे अपोजिट ऑर्डर में, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर हो जाएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर्स का सम रिजल्टेंट आर, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर आर से रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू रिजल्टेंट आर, ठीक है। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा, इन दोनों वेक्टर्स का सम रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। चलिए इतना आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मान लीजिए बच्चों ये हमें वेक्टर ए गिवन है, ठीक है, और ये वेक्टर बी गिवन है, ये वेक्टर बी गिवन है, ठीक है, वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 ओम, और इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 4 यूनिट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना है 4 यूनिट, इसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो हमें जो है रिजल्टेंट आपको बताना है कि यहाँ पर रिजल्टेंट जो है कितना होगा, ये रिजल्टेंट कितना होगा यहाँ पर, तो वेक्टर ए ये वाला और ये वाला, इन दोनों का सम रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों का जो है सम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, आपका रिजल्टेंट आर आ जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा 5, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी जो है आप कर लेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो ये आपका आ जाएगा 5 यूनिट, ठीक है। जो रिजल्टेंट हो जाएगा ये आपका 5 यूनिट आएगा, आप मेजर कर सकते हैं ये 5 यूनिट होगा, ठीक है। अगर ये जो है 4 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये आपका 5 सेंटीमीटर आएगा, आप मेजर कर सकते हैं इसको, ठीक है। और अगर बाई पाइथागोरस फार्मूला से आप लोग लगाते हैं तो भी ये आपका रिजल्टेंट कितना आएगा 5 यूनिट आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक कर लेते हैं। ये मान लीजिए वेक्टर ए है आपका 4 यूनिट, ये मान लीजिए वेक्टर ए 4 यूनिट गिवन है, ठीक है, और ये वेक्टर बी है आपका, ये वेक्टर बी है, वेक्टर बी जो आपकी 3 यूनिट है, ठीक है। ये वेक्टर ए है जो 4 यूनिट है और वेक्टर बी है 3 यूनिट है, और एंगल इन दोनों के बीच का जो थीटा है वो 120 डिग्री है, ये क्या है 120 डिग्री। तो हमें जो है रिजल्टेंट बताना है, फाइंड द रिजल्टेंट, ठीक है। तो रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा रिजल्टेंट, अपोजिट ऑर्डर में लिए गए, आप ये देखते रहिएगा बच्चों, ये जितना जो है थर्ड साइड है जो रिजल्टेंट है वो अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा, ठीक है। इसमें भी देखिए रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में है, रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, यहाँ पर भी रिजल्टेंट अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। दो साइड्स आपके सेम ऑर्डर में होंगे और थर्ड साइड जो है आपका जो रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर रिजल्टेंट कितना होगा, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि यहाँ पर तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। जी हाँ बच्चों, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगेगा। यहाँ पर देखिए ये एंगल 120 डिग्री हो गया, इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर पाइथागोरस फार्मूला आपका नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री था इसलिए लग गया था, तो आपका रिजल्टेंट 5 यूनिट आ गया था, बट यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो या तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप इसको जो है मेजर कर लीजिए, ठीक है। बच्चों 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लीजिएगा, ठीक है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर ले लेंगे तो ये आपको हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री रख लीजिएगा। उसके बाद ये लाइन ड्रॉ जब करेंगे अपोजिट ऑर्डर में, तो जो भी आपको जो है इसका मेजरमेंट मिलेगा तो वही आपका जो है रिजल्टेंट हो जाएगा, ठीक है। या तो फर्स्ट मेथड आप जियोमेट्रिकल मेथड से इसको निकाल लीजिए मेजर करके, या तो सेकंड जो है मेथड है फार्मूला। तो इसका फार्मूला क्या है, रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे इसलिए निकल गया था क्योंकि यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग गया था, पाइथागोरस फार्मूला लग गया था आप कह सकते हैं, बट यहाँ पर पाइथागोरस फार्मूला तो लगेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर एंगल 120 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कौन सा फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। ए की वैल्यू देखिए, वेक्टर ए की वैल्यू 4 यूनिट है, तो 4 का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस 120 डिग्री, ठीक है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू 16 हो जाएगा प्लस 9 प्लस 2 4 24 और कास 120 की वैल्यू होती है बच्चों -1/2, ठीक है। -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं, ये 12 हो जाएगा। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए ये -12 हो जाएगा, ठीक है। -12 हो गया तो 4 113 √13 आ जाएगा, √13। तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, √13 यूनिट, ठीक है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू √13 यूनिट, ठीक है। तो आप चाहे फार्मूला यूज कीजिए, बाई फार्मूला लगाइए, चाहे जो है जियोमेट्रिकल मेथड यूज कीजिए, ठीक है। अभी आप लोग इस फार्मूले को, ये वाला जो फार्मूला है आपका यहाँ पर, इसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जब एनालिटिकल मेथड आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कहाँ से ये फार्मूला आता है। अभी के लिए सिर्फ फार्मूला समझिए कि फार्मूला है, ठीक है। इस फार्मूले को रट लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ फार्मूले से आपका निकलेगा। हर जगह आपको जो है ऐसे मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हर जगह मेजर कीजिए, ठीक है। जियोमेट्रिकल मेथड से बहुत कम आता है सबसे क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है किस पे आता है, इस पे आता है आपका बाई फार्मूला मेथड। तो फार्मूला समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बाकी समझने वाली चीज मैंने बता दी। अब इसको इरेज करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। इसको मैं इरेज। अब बच्चों आप लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसकी डेफिनेशन आप लोग राइट कर लीजिए। इसकी डेफिनेशन क्या है, राइट कीजिए। इफ टू non-zero vectors are represented by the two adjacent sides of a parallelogram then the resultant is given by the diagonal of the parallelogram passing through
passing through the point of intersection, passing through the point of intersection of the two vectors, of the two vectors। तो यहाँ पर आपकी ये डेफिनेशन कंप्लीट होती है इसकी। चलिए अब इस डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं। क्या कह रहा है, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, कैसे वेक्टर्स हो, नॉन जीरो वेक्टर्स हो। तो यहाँ सपोज कर लीजिए ये नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी, दो वेक्टर्स हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स। ये दोनों वेक्टर्स क्या करें, रिप्रेजेंट करें टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो ये मान लीजिए वेक्टर जो है आपके रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये वेक्टर ए है आपका और ये वेक्टर बी है, और इस पैरेललोग्राम को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, इस पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर लेते हैं और इसका जो है नेम दे देते हैं ए बी सी डी। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, इफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो क्या करें, दो वेक्टर्स हमें गिवन हो जो रिप्रेजेंट करें एडजेसेंट साइड्स आपके पैरेललोग्राम के, क्या करें, एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें। देन द रिजल्टेंट, तब रिजल्टेंट क्या होगा, इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वही जो है रिजल्टेंट होगा। तो डायगोनल हमारा बच्चों ये यहां से जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉ गलत हुआ है, हमारा पैरेललोग्राम रिजल्टेंट यहां से हमारा जाएगा। ठीक है, क्या कह रहा है, देन द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। इन दोनों वेक्टर्स के पॉइंट, इस पॉइंट से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ यहाँ पे देखिए राइट किया गया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये डायगोनल पास करेगा। तो यहीं से पास किया है, तो ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये सॉरी इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, रिजल्टेंट के इक्वल। तो ये वेक्टर बी है आपका, वेक्टर ए है, और ये डायगोनल से पास करेगा इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है बच्चों, चलिए अच्छा एक बात और याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर ट्रायंगल ला देखिए छुपा हुआ है पैरेललोग्राम में। देखिए ये वेक्टर भी है हमारा, तो ए भी वेक्टर भी होगा, बिकॉज ऑफ ये आपका क्या है, पैरेलल होगा और इक्वल होगा। आप लोगों ने पैरेललोग्राम में पढ़ा है अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये इसके अपोजिट साइड है तो ये पैरेलल हो जाएगा और इक्वल हो जाएगा, और ये भी इसके अपोजिट साइड है तो ये भी इसके पैरेलल एंड इक्वल हो जाएगा। तो इसका भी मैग्नीट्यूड, ये भी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको क्या बता रही थी, हाँ देखिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका वेक्टर ए हो जाएगा, इसके जो है इक्वल, और ये वाला वेक्टर बी हो जाएगा आपका इसके इक्वल, यहाँ पर भी बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि जो है ट्रायंगल ला में क्या होता है, टू वेक्टर्स अगर टेकन इन सेम ऑर्डर, दो वेक्टर्स क्या हो, सेम ऑर्डर में लिए गए हो, तो ये वेक्टर्स देखिए सेम ऑर्डर में लिए गया हो, तो जो थर्ड वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा। तो ये देखिए रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, यहाँ पर अपोजिट ऑर्डर में है। आप चाहे इन दोनों वेक्टर को ले लीजिए, आप चाहे इन दोनों वेक्टर को ले लीजिए, ये आपका रिजल्टेंट क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा। ठीक है, अगर इसके फार्मूले की बात कर लें तो इसका फार्मूला हो जाएगा रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, सेम फार्मूला। ठीक है, जो आपका ट्रायंगल ला के लिए फार्मूला लगता था रिजल्टेंट निकालने के लिए, वही फार्मूला आपका पैरेललोग्राम ला में भी लगेगा। ठीक है, आप लोग समझ जाइए।
और आंसर सेम आएगा। चाहे आप जो है पैरेललोग्राम लॉ का जो है यूज करके जो है आंसर निकालिए, चाहे आप ट्रायंगल लॉ का है, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, मतलब ड्रॉ करने वाली बात कर रहे हैं, फार्मूला तो सेम है, फार्मूले में भी आंसर सेम आएगा, और चाहे आप ड्रॉ करके बनाएंगे उसमें भी आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए। मान लीजिए वेक्टर ए हमें गिवन है 4 यूनिट, वेक्टर बी गिवन है 3 यूनिट, एंड एंगल दिया है बच्चों थीटा हम लोगों को दिया है 60 डिग्री। तो अब इसमें जो है हमें रिजल्टेंट वेक्टर आर रिजल्टेंट को फाइंड करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। वेक्टर ए हमें गिवन है बच्चों 4 यूनिट, ये मान लीजिए 4 यूनिट है आपका, एंड देखिए वेक्टर बी हमें गिवन है 3 यूनिट, एंगल देख लीजिएगा, एंगल 60 डिग्री है, थोड़ा सा रॉन्ग हो रहा है, ये यहां से जाएगा, क्लियर नहीं बन रहा है बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए, यहां से जाएगा, एंगल कितना है, ये 60 डिग्री है, और ये आपका वेक्टर भी 3 यूनिट है। ठीक है, तो अब हमें रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो देखिए इसको अपोजिट ऑर्डर में क्या करेंगे, यहाँ पर मिला देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये आपका रिजल्टेंट मिल जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ठीक है, ये रिजल्टेंट होगा इन दोनों के सम के इक्वल। ये वेक्टर ए है आपका, यहाँ पर वेक्टर ए, और ये वेक्टर बी है आपका। ठीक है, वेक्टर ए कितना है 4 यूनिट, वेक्टर बी 3 यूनिट, इन दोनों का सम जो है क्या हो जाएगा, आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर एंगल आपका 60 डिग्री दिया है। ठीक है, आप इसको मेजर करेंगे तो आपका इतना आएगा। आप 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान लीजिएगा, उसके बाद इसको बनाइएगा आप 4 सेंटीमीटर, इसको 3 सेंटीमीटर, और इसका एंगल 60 डिग्री, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री रखेंगे, तो आपका रिजल्टेंट जितना मेजर करेंगे जितना आएगा वही आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। बाई फार्मूला आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या है हमारा, रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, ये फार्मूला है, तो लगाइए। ए की वैल्यू कितना दिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू 4 यूनिट, 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 इंटू कॉस कितना दिया बच्चों, कॉस 60 दिया, सॉरी थीटा की वैल्यू जो है 60 दिया, तो ये कॉस 60 हो जाएगा। ठीक है, अब आर इज इक्वल टू 4 4 16 प्लस 3 3 9 प्लस 24 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, तो 1/2 आप लोग यहाँ राइट करेंगे, यहाँ लिख लीजिए बी कॉस 60 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब रिजल्टेंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको कट कर देते हैं, 12 आ जाएगा। अब ऐड कर लीजिए बच्चों, ये हो जाएगा आपका 19 1 20 25 25 10 35 37। ठीक है, 37 यूनिट आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट कितना आएगा, 37 यूनिट आएगा। आप लोग राइट कर सकते हैं रिजल्टेंट इज इक्वल टू √37 यूनिट, रिजल्टेंट हमारा आ जाएगा 37 यूनिट। तो आप लोगों को अब तक बच्चों समझ में आ गया होगा, एंगल पर हमारा वेक्टर एडिशन किस पे डिपेंड करता है, एंगल पर। आपका जितना एंगल होगा उसी हिसाब से आपका जो है रिजल्टेंट आएगा आपका। ठीक है, जरूरी नहीं है कि 3 + 4 कीजिए तो आपका 7 ही आए। यहाँ पर 3 + 4 करने पर 7 नहीं आएगा, कुछ भी आ सकता है आंसर, ये आपके एंगल पे डिपेंडेंट करेगा। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स के बीच एंगल 90 डिग्री है और ये 3 है ये 4 है, मतलब ये 4 है ये 3 है, ये 3 है यूनिट है, ये 4 यूनिट है। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये 5 यूनिट आ जाएगा, सीधी सी बात है। यही एंगल अगर हम चेंज कर देते हैं दो वेक्टर्स के बीच का, यही एंगल चेंज कर देते हैं, 120 डिग्री का एंगल रख लेते हैं, तो आंसर आपका तब भी जो है क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये मान लीजिए 4 यूनिट है वेक्टर ए और ये वेक्टर बी
3 यूनिट है, तो क्या हो जाएगा, फार्मूला लगाएंगे, एंगल जो है हमारा चेंज है 120 है, तो याद रखिएगा cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो वहीं 120 की वैल्यू -1/2 होती है, तो -1/2 लगा देंगे, तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो √16 + 9 -12 कर देंगे, तो जितना आंसर आएगा वही आपका यहाँ पर रिजल्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर भी देखिए 3 यूनिट था, 4 यूनिट था, 90 डिग्री एंगल था, तो 5 यूनिट आपका आंसर आया। यहाँ पर 3 यूनिट था, 4 यूनिट था, तो यहाँ पर कितना आया रिजल्टेंट आपका, अरे निकाल लीजिए भाई, कितना हो जाएगा, 12 गया 16 से 4 9 10 13 √13 आ जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पर √13 आया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल 60 डिग्री है, 3 यूनिट और 4 यूनिट हमारा वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर है 4 यूनिट है वेक्टर है, और वेक्टर भी 3 यूनिट है, एंगल 60 डिग्री हुआ, तो ये आंसर चेंज हो गया आपका √37 हो गया। तो एंगल पे सब कुछ डिपेंडेंट करता है। ठीक है, डिपेंड। बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू सो मच।